हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन टेक। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग 3000 MCQ की सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी व इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स, इसका ये 5वां वीडियो है। चलिए मैं बता देता हूँ कि आज मैं आपको क्या सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर 6 सिग्मा ISO 9000 व अतिरिक्त क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी जानकारी दे देता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट शीघ्र मिल सके। ओके फ्रेंड्स, और आप इस PDF को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप मिशन टेक को ज्वाइन कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ 5S। 5S का संशोधित रूप क्या है? ऑप्शन है DM ISC, DM ADB, 6 सिग्मा, 6S। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन है D, 6S। 5S हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 5S में सेरी, सैटर्न, सैसो, शकट्सु व सरसों का आते हैं, जिनका अर्थ है शार्ट, शट इन ऑर्डर, स्वेप, स्टैंडर्डाइज एंड सेल्फ डिसिप्लिन। उसके साथ में जब सेफ्टी को जोड़ दिया जाता है, जब 5S के साथ सेफ्टी को जोड़ देते हैं तो वही हमारा 6S बन जाता है। फ्रेंड्स, उसके साथ ही साथ एक 7S भी आता है, तो उसमें हम सेफ्टी व सिक्योरिटी के साथ सेफ्टी के साथ सिक्योरिटी भी ऐड कर देते हैं 5S में, तो वो हमारा 7S हो जाता है। उसका यूज हम बड़े प्रीशियस स्थानों पर करते हैं, जैसे हमें डायमंड ज्वेलरी इत्यादि जगहों पर, इत्यादि स्थानों पर हम 7S का यूज करते हैं जहां पर हमें सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। लेकिन फ्रेंड्स, जनरल वे में हम 5S का यूज करते हैं, और यदि हमें उससे अधिक आवश्यकता हो जाती है तो हम 6S का अब लागू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ 6S को। तो पहला है शार्ट, इसमें एलिमिनेट ऑब्जेक्ट्स को किया जाता है, जो अनावश्यक चीज़ें होती हैं उनको बाहर किया जाता है। दूसरा है सेट इन ऑर्डर, जिसे हम स्ट्रेट कहते हैं। ओके, इसमें हम सेट इन ऑर्डर में वस्तुओं को रखते हैं ताकि हमें उनको ढूंढने में आसानी हो। तीसरा है स्विप, हमारी हर चीज़ें क्लीन होनी चाहिए और सुव्यवस्थित होनी चाहिए। फोर्थ है स्टैंडर्डाइज, हमें इन तीनों चीज़ों का पालन करना चाहिए और साथ ही साथ जो हम उपकरण यूज करें वो स्टैंडर्डाइज हों। फिफ्थ है सस्टेन, अर्थात सेल्फ डिसिप्लिन। यहाँ पर हमें सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है कि हमको रेगुलर डिसिप्लिन के साथ इन चारों पांचों नियमों का पालन करना चाहिए। सिक्स्थ है फ्रेंड सेफ्टी, जो सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी होती है, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 सिग्मा इज ए सेट ऑफ। ऑप्शन है प्लांट लेआउट, सेफ्टी सिस्टम, प्रोसेस चार्ट, टेक्निक एंड टूल्स। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन है टेक्निक एंड टूल्स। चलिए फ्रेंड्स, चूँकि हम लोग ITI से संबंधित हैं तो हमारे लिए व्यापार उद्यम के बारे में समझना जरूरी हो जाता है कि कैसे हम उसको आगे बढ़ाते हैं, किस प्रोसीजर के द्वारा आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम उसके लिए 6 सिग्मा का यूज करते हैं। 6 सिग्मा हमें व्यापार को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। 6 सिग्मा में हमें सबसे पहले डिफाइन, फिर मेजर, फिर एनालाइज, इम्प्रूव और कंट्रोल करना होता है। चलिए फ्रेंड, मैं फिगर के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम सबको यहाँ पर प्रॉब्लम्स को देखना होता है। ओके, उसके बाद हमको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना होता है। देन हमको डाटा को कलेक्ट करना होता है जो हमें सोल्यूशन तक ले जाएं। उसके बाद सोल्यूशन को प्रोवाइड करके हमको प्रॉफिट को बढ़ाना होता है और रिड्यूस वेस्ट करना होता है। देन हम इस सिस्टम को लॉन्ग रेंज के लिए बढ़ाते हैं और उसके साथ ही साथ हम अपने मेजर करते हैं, अपने बेनिफिट को, अपने फाइनेंशियल सक्सेस को हम मेजर करते रहते हैं। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ 6S को बता दिया है। यहाँ पर आप इस प्रोसीजर में चलेंगे। चलिए मैं बता देता हूँ 6S की शुरुआत कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, 6S की शुरुआत अमेरिकन इंजीनियर बिल स्मिथ ने किया था। उन्होंने वर्किंग करते समय मेट्रोला में 1986 ईस्वी में इसको खोदा था। ओके, इसके द्वारा जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमें 99.99 यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना हमें लाभ मिलता है। ओके,
चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है DMAIC इज यूज्ड फॉर। ऑप्शन है क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस डिजाइन। ऑप्शन बी है इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस। ऑप्शन सी है क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट। ऑप्शन डी है क्रिएटिंग न्यू प्रोसेस डिजाइन। फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता दूं, ये थोड़ा क्वेश्चन आपको एडवांस हैं, क्योंकि आपके डिप्लोमा के बेसिक्स हैं, क्योंकि ITI के एडवांस बेसिक और एडवांस को हमने कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं डिप्लोमा के बेसिक्स कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इनको समझेंगे तो बड़े ही आसानी के साथ समझ जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस। फ्रेंड्स, जब हम लोग बिजनेस करते हैं, उद्यम करते हैं, उसमें हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट में जब हमें इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर हम DMAIC प्रोसेस का यूज करते हैं। चलिए फिर मैं यहाँ पर बता देता हूँ DMAIC काम करते रहता है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स को डिफाइन करता है, फिर मेजर करता है, फिर उनको एनालाइज करता है, देन इम्प्रूव करेगा और फिर उनको कंट्रोलिंग करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो DMAIC का फुल फॉर्म है डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है DMADB इज स्टैंड फॉर। DMADB किसके लिए खड़ा है या किसके लिए यूज किया जाता है? ऑप्शंस हैं क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट और बिजनेस डिजाइन, इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस, न्यू प्लांट लेआउट। ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ये। ओके, अर्थात क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस डिजाइन। अब चलिए फिर मैं DMADB के बारे में बताता हूँ आपको, साथ ही साथ समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, DMADB का यूज हम नए प्रोडक्ट या प्रोसेस को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये 6 सिग्मा का ही एक पार्ट होता है। DMADB का फुल फॉर्म है डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन, वेरीफाई। सबसे पहले इसमें हमें कस्टमर के लिए जो प्रोडक्ट बनाना है उसको डिफाइन किया जाता है, फिर उसके लिए जो डाटा है उनको मेजर किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है, देन उसके बाद जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं वो इसको डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद इसको वेरीफाई किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका यूज कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो DMADB का यूज हम नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, प्रोडक्ट को डिजाइन करने में यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन 2011 द ISO हैज़ पब्लिश्ड द फर्स्ट स्टैंडर्ड ISO 13053/2011 डिफाइनिंग एज। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिफाइन, ओके, उन्होंने कहा है, क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि 2011 में ISO ने एक स्टैंडर्ड पब्लिश किया था, ISO 13053/2011। वो क्या डिफाइन करता है? तो फ्रेंड्स, उसका राइट ऑप्शन है 6 सिग्मा। फ्रेंड्स, ISO के जो ये स्टैंडर्ड है 13053/2011, ये 6 सिग्मा को डिफाइन करता है। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए फ्रेंड्स मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2011 में ISO ने फर्स्ट स्टैंडर्ड ISO 13053/2011 को लॉन्च किया था, जारी किया था, जो सिग्मा 6 सिग्मा के प्रोसेस के बारे में बताता है, सर्टिफाइड करता है। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है Under ideal circumstances, the maximum recommended weight for manual lifting to avoid back injury is। आदर्श परिस्थितियों में पीठ की चोटों से बचने के लिए मैनुअल उठाने के लिए अधिकतम अनुशंसित वजन क्या है? इसमें क्वेश्चंस में पूछा गया है कि हम लोगों को बिना मैकेनिकल डिवाइसेस जैसे होइस्ट, चैन, लिफ्ट का यूज किए बगैर हम खुद से ये लोड उठाते हैं, तो उसकी मैक्सिमम लोड का जो वेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन है 20 kg, 30.14 kg, 20.50 kg, 50 kg। ऑप्शन डी है 23.13 kg। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन है
23.13 kg। फ्रेंड्स, जब हम मैनुअल यूज करते हैं तो जब फ्रेंड्स हम उठाते हैं किसी बोझ को या लोड को उठाते हैं, जब हम मैनुअल वर्क करते हैं तो उसके लिए जो मैक्सिमम है वो केजी है वो 23.13 kg होना चाहिए, और जिसे हम 51 पाउंड भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यदि हमें इससे अधिक वजन का यूज करना है, उठाना है, तो उसके लिए हम मैकेनिकल डिवाइसेस जैसे चैन लिफ्ट, फ्रॉक लिफ्ट, ट्राली और चैन हाइस्ट का भी यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डज द टोटल प्रोडक्ट कास्ट इन मटेरियल हैंडलिंग कास्ट। यह बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन थोड़ा एडवांस हैं, लेकिन आप एक बार जब पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, हाउ मच डज द टोटल प्रोडक्ट कास्ट इन मटेरियल हैंडलिंग कास्ट। मटेरियल हैंडलिंग कास्ट में या कुल उत्पाद खर्च का कितना खर्च मटेरियल हैंडलिंग में आता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स जब हिंदी से ट्रांसलेट किया गया है तो थोड़ा मिस्टेक हो गया है, फिलहाल आप इंग्लिश को देख लीजिएगा। पूछा गया है कि मटेरियल हैंडलिंग में जब हम टोटल प्रोडक्शन कास्ट करते हैं, जब हमें टोटल प्रोडक्शन कास्ट लगता है तो उसका कितना परसेंटेज कास्ट हमारे मटेरियल हैंडलिंग में लग जाता है। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है 20 to 25%, 40 to 60%, 20 to 60%, ऑप्शन डी है 30 to 50%। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है सी 20 to 60%। फ्रेंड, जब हम मटेरियल हैंडलिंग करते हैं तो उसमें हम रॉ मटेरियल्स को जहाँ से लाते हैं और इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करते समय जहाँ जहाँ पर मटेरियल को हैंडल किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, वो सारे जो उस समय जो सारी लागतें होती हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट में। फ्रेंड्स, ये 20 से 60% होता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा होता है। यदि हम इसके लिए सरल माध्यम का यूज करते हैं, जैसे हमें तो अपने इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल्स के नज़दीक ही लगाते हैं, तो मुझे उससे फ़ायदा मिलता है और मटेरियल्स को एक कम से कम जगह पर हैंडल करना पड़े और उसके लिए उन्नत किस्म के हैंडलिंग इक्विपमेंट्स का यूज करना पड़े तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स 20 से 60% प्रोडक्शन कास्ट का 20 से 60% यूज हो जाता है मटेरियल हैंडलिंग कास्ट में, तो ये बहुत ही ज़्यादा पैसा हो जाता है। तो फ्रेंड्स इससे हमें नुकसान भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया गया कि हैंडलिंग में दो चीज़ें आती हैं, जैसे पहला है एक है उपकरण लागत, इसमें उपकरणों, सहायक घटकों व स्थापना की खरीद शामिल होती है। दूसरा है ऑपरेटिंग कास्ट, इसमें रख रखाव, ईंधन, श्रम लागत और मजदूरी तथा चोट के मुआवजे भी शामिल होते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस इन। किसमें सामान व सेवा का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन है इंडस्ट्री, फैक्ट्री, वर्कशॉप, ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन है इंडस्ट्री। ओके, इंडस्ट्री में ही फ्रेंड्स हम दोनों चीज़ों का उपयोग करते हैं, उत्पादन करते हैं, चाहे वो वस्तुएं हों या फिर चाहे सेवाएं हों। चलिए फिर मैं आपको समझाता हूँ इंडस्ट्री क्या है और फैक्ट्री क्या है और वर्कशॉप क्या होता है। एन इंडस्ट्री इज ए ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चर और बिजनेस दैट प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स और सर्विसेज। उद्योग निर्माताओं या व्यवसायों का एक समूह होता है जो विशेष प्रकार की वस्तुओं या फिर सेवाओं का उत्पादन करता है। जैसे फ्रेंड्स आप आंसर है एक एग्जाम्पल से फिल्म इंडस्ट्री। फिर मैं बता दूं जैसे आपका ITI है, तो ITI में आपके इंस्ट्रक्टर्स पढ़ाते हैं, डिप्लोमा में आपके इंस्ट्रक्टर पढ़ाते हैं, वो भी वहाँ पर सेवा करते हैं, वो भी वहाँ पर कोई गुड्स तैयार नहीं करते हैं। लेकिन जब आप पढ़ाई करके कंप्लीट करके कहीं आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप गुड्स तैयार करेंगे। यदि आप कहीं इंस्ट्रक्टर बन के पढ़ाते हैं तो आप सेवा करेंगे। तो फ्रेंड इसी तरह से जो ITI है आपका वो एक इंडस्ट्री की तरह वर्क करता है, जो डिप्लोमा है वो एक इंडस्ट्री की तरह वर्क करता है। अब चलिए फ्रेंड मैं आपको फैक्ट्री के बारे में बता देता हूँ। तो फ्रेंड जो फैक्ट्री होता है, ए फैक्ट्री इज अ लार्ज बिल्डिंग वेयर मशीन्स आर यूज्ड टू मेक लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स।
फ्रेंड्स फैक्ट्री एक बड़ी इमारत होती है जहाँ पर हम बड़ी मशीनों का यूज करके हम बड़ी मात्रा में माल को बनाने के लिए उपयोग करते हैं। ओके, यहाँ पर फ्रेंड्स हम सेवाएं नहीं उपयोग करते हैं, सेवाएं का उत्पादन नहीं करते हैं, सेवाएं प्रोड्यूस नहीं करते हैं। यहाँ पर हम रॉ मटेरियल से माल को तैयार करते हैं, मशीनों का यूज करते हैं। फ्रेंड्स जहाँ पर मशीनों के द्वारा माल बनाना यूज हो जाएगा, जहाँ माल बनाने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, उसको हम फैक्ट्री के बोलेंगे। अब फ्रेंड्स एक होता है वर्कशॉप। तो अ वर्कशॉप इज अ बिल्डिंग व्हिच कंटेन्स टूल और मशीनरी फॉर मेकिंग और रिपेयरिंग थिंग्स स्पेशली यूज वुड और मेटल। फ्रेंड्स वर्कशॉप एक बिल्डिंग होता है जहाँ पर हम जो हमारे प्रोडक्शन हो चुकी चीज़ें होती हैं उनको हम मॉडिफाइड करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बता दूं कि वर्कशॉप में कोई नई प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से हम नहीं बनाते हैं। वो चीज़ें जो बन के आती हैं प्रोडक्शन से उन्हीं में हम मॉडिफाई करते हैं, उसके द्वारा ही मॉडिफाइड करके हम नया प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट क्वालिटी इज मेजर्ड एंड कंपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ एनीथिंग इज नोन एज। उत्पाद की गुणवत्ता किसी भी चीज़ की मदद से माप और तुलना की जाती है जिसे माना जाता है। फ्रेंड्स ऑप्शन है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन, फिनिश्ड प्रोडक्ट और ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। तो फ्रेंड्स उत्पाद की गुणवत्ता किसी भी चीज़ की मदद से मापी व तुलना की जाती है तो उसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन है ये। फ्रेंड्स स्टैंडर्ड वह होते हैं जिनके द्वारा हम किसी प्रोडक्ट की तुलना करके व मेजर करके बताते हैं कि प्रोडक्ट हमारा उसके कितना सटीक बना है या एक्यूरेट या प्रिसीशियस बना है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, ये जो मापने की प्रक्रिया कहलाती है उसे हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, मानकीकरण कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISI इज वर्किंग लाइक एज इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन इज वर्किंग लाइक एज। हमारा ISI किस तरह वर्क करता है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है BS, DN, ISA, बोथ ये एंड बी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है बोथ ये एंड बी, BS एंड DIN। ओके, चलिए फ्रेंड्स अब मैं समझाता हूँ क्या है क्या। तो फ्रेंड्स जिस तरह से ISI अपना एक नेशनल गुणवत्ता मानक होता है, गुणवत्ता मानक के लिए यूज किया जाता है, उसी प्रकार से फ्रेंड्स इंग्लैंड में BS का यूज किया जाता है। BS का है ब्रिटिश स्टैंडर्ड। और फ्रेंड्स जो हमारा जो DIN है उसका यूज हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि DIN इज स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर नॉर्मंग। ये फ्रेंड्स ये एक जर्मन लैंग्वेज है। फ्रेंड्स उसका अर्थ है जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो जिस तरह से ISI हमारे यहाँ की मानक संस्थान है, BS ब्रिटेन की होती है और DIN जर्मन की होती है। तो फ्रेंड्स मैंने ऑप्शन में बता दिया है, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इज अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान है। ऑप्शन है ISA, ISO, IES। फ्रेंड्स यहाँ पर IEC होना चाहिए, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, जब PDF आपको दिया जाएगा तो इसमें करेक्शन कर दिया जाएगा, ठीक। तो फ्रेंड्स इसके जो राइट ऑप्शन हैं वो ऑल ऑफ दीज। पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये सभी हैं, ISA, ISO व IEC, ये तीनों मानक संस्थान है, वो भी इंटरनेशनल। अब चलिए फिर मैं एक एक के बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं IEC के बारे में बताऊँगा। तो IEC अंतर्राष्ट्रीय विद्युत आयोग एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान है जो सभी विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी के लिए जो इंटरनेशनल मानक होते हैं उनको तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में जो है स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना की गई थी 1948 में। अब फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट है ISO। तो फ्रेंड्स ये जो ISO है वो पहले ISA अर्थात इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्डाइजिंग एसोसिएशन, इसके रूप में यूज किया जाता था फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी।
ओके फ्रेंड्स, अब इसे हम ISO के नाम से जानते हैं। अब चलिए फिर हम इसके हेडक्वार्टर के बारे में बता देता हूँ। तो इसका जो एब्रीविएशन है वो है ISO है। फॉर्मेशन इसका जब किया गया था तो 23 फरवरी 1947 को किया गया था। ठीक, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इस समय इसके 164 मेंबर हैं। जो इसकी आधिकारिक लैंग्वेज होती है वो है इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, और जो इसके इस समय प्रेसिडेंट हैं वो एडी न्यूरेज। चलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISI एक है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन है कंपनी स्टैंडर्ड, एसोसिएशन स्टैंडर्ड, नेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। फ्रेंड्स मैं बता दूं ये सारे क्वेश्चन थोड़ा एडवांस है तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, 1-2 बार पढ़िएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, ओके, नेशनल स्टैंडर्ड। फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि ISI एक कैसा मानक है, तो फ्रेंड्स जो इसका राइट ऑप्शन है वो है नेशनल स्टैंडर्ड, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारे देश भर में ही लागू होता है, तो इसीलिए इसे हम नेशनल स्टैंडर्ड करते हैं। अब चलिए फिर मैं आपको सभी ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ। जो कंपनी स्टैंडर्ड होते हैं वो किसी कंपनी के द्वारा जारी किए जाते हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी को दर्शाते हैं। जो एसोसिएशन स्टैंडर्ड होते हैं वो कई कंपनियां मिलकर जब एक एसोसिएशन बनाकर कोई मानक तैयार करती हैं तो वो एसोसिएशन स्टैंडर्ड कहलाते हैं। जो नेशनल स्टैंडर्ड होते हैं फ्रेंड्स वह किसी देश के द्वारा तैयार किए गए मानक क्वालिटी होते हैं, उनके अनुसार ही आपको प्रोडक्ट बनाना होता है, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं वो नेशनल स्टैंडर्ड होते हैं। और फ्रेंड्स जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं वह वर्ल्ड के द्वारा बनाए जाते हैं, ISO के द्वारा बनाए जाते हैं। उनका यूज पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में जो भी कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसके लिए उसको उसका प्रमाण पत्र प्राप्त करना हो जाता है ज़रूरी। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको बता दूँ ISI के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। ISI पहले हुआ करता था 1 जनवरी 1987 तक, फिर उसके बाद इसका नाम चेंज करके BIS कर दिया गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। वो अब ISI मार्क को प्रोड्यूस करता है, या जब आप प्रोडक्ट के लिए अपना बिजनेस करते हैं तो फ्रेंड्स आपको लेना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है भारत में बेचे जाने वाले कुछ उत्पादों के लिए ISI मार्क अनिवार्य। फ्रेंड्स ISI मार्क होने से आपके बहुत फ़ायदे होते हैं। आपके प्रोडक्ट को बाज़ार में ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है, कस्टमर आपके प्रति आकर्षित भी होते हैं, आपको कम बीमा जमा करना पड़ता है, आपको कम नुकसान होता है क्योंकि BIS के द्वारा कुछ आपको छूट भी मिलती है। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्म जो BIS है उसकी 23 दिसंबर 1986 को हो गया था। इसका हेडक्वार्टर मेनक भवन ओल्ड दिल्ली में है। इसके जो इस समय एग्जीक्यूटिव हैं वो हैं प्रमोद कुमार तिवारी, जो IAS है, डायरेक्टर जनरल हैं। ओके फ्रेंड्स, इसकी जो पेरेंट एजेंसी है वो है मिनिस्टर ऑफ कस्टमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द हेडक्वार्टर ऑफ ISO 9000 इज, ISO 9000 का मुख्यालय कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके फ्यूचर में बनने वाले क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन है जिनेवा, पेरिस, वाशिंगटन, लंदन। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है जिनेवा। ISO 9000 का हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। फ्रेंड्स ISO गुणवत्ता प्रबंधन और गुणवत्ता आश्वासन पर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों मानकों के एक सेट के रूप में परिभाषित किया गया है। ओके फ्रेंड, ताकि कंपनियां एक कुशल गुणवत्ता प्रणाली को बनाए रखें और नए प्रोडक्ट का उपयोग करते समय इस मानक को प्राप्त करें, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स क्वालिटी मैनेजमेंट के से सभी गुण जो आवश्यक होने चाहिए वो बताया जाता है। ठीक, तो इसके लिए आपको गाइडलाइंस दी जाती है। तो ISO का हेडक्वार्टर फ्रेंड्स जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। यहाँ पर मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि कुछ ISO हैं जिनका यूज किया जाता है, जैसे ISO 9000 का यूज 3 मानकों के अंतर्गत किया जाता है। इसके 3 मानक होते हैं, इसके 3 परिवार हैं। पहला है ISO 2005, ये फंडामेंटल एंड वोकैबुलरी है। ओके, यानी बुनियादी बातें और शब्दावली है। फ्रेंड्स जो
ISO 9001 2015 है, यह रिक्वायरमेंट पर होता है, जो आवश्यकताएं होती हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे यदि आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं तो उसके लिए जो बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए, जो नेसेसरी होनी चाहिए, उसके लिए आप ISO 9000 2005 का यूज करेंगे। जो आपके लिए क्या रिक्वायर्ड है, उसके लिए आप ISO 9001 2015 का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, ISO 9004 2000 का यूज गाइडलाइंस फॉर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, आपके इंडस्ट्री या आपके बिजनेस में आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए गाइडलाइन दिया जाता है, उसको आपको पालन करना चाहिए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ISO के कुछ कैटेगरी हैं, जैसे ISO 9000, 9001, 9002, 9003, 9004। फ्रेंड्स, ISO 9000 आपके लिए स्टैंडर्ड डिज़ाइन करता है क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। फ्रेंड, 9001 रिक्वायरमेंट को देता है, रिक्वायरमेंट करता है, ओके, फॉर कंप्लेंट्स विथ द स्टैंडर्ड, ओके। और जो 9002 होता है वो आइडेंटिकल टू 9001 बट फोकस्ड ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन। ये 9002 होता है जो 9001 को फोकस करता है, मतलब आइडेंटिफाई करता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य प्रोडक्शन को एग्जिस्ट करने के लिए किया जाता है, मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन। 9003 होता है फ्रेंड्स, ये क्वालिटी एश्योरेंस इन फाइनल इंस्पेक्शन एंड टेस्ट। ये फ्रेंड, जब आप फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं तो वहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए यूज किया जाता है। 9004 का यूज फ्रेंड्स गाइडलाइन के लिए यूज किया जाता है, जो आपको लंबे समय तक बिजनेस में बनाए रखता है, प्रोडक्शन में बनाए रखता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कब कब इसमें मॉडिफाइड किया गया था। तो फ्रेंड्स, इनमें 1987, 1994, 2000 और 2008 और 2015 में मॉडिफाइड किया गया था। अब चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है ISO 9000, सॉरी फ्रेंड मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। ISO 9000 2015 एंड ISO 9001 2015 स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ISO 9000 2015, ISO 9001 2015 मानक गुणवत्ता प्रबंधन सिद्धांतों पर आधारित है। अर्थात पूछा गया है कि ये कितने गुणवत्ता प्रबंधन सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, कितने क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल पर आधारित होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट ऑप्शन है वो है बी, अर्थात 7। ओके फ्रेंड्स, जो ISO 9000 2015 है और जो ISO 9001 2015 है वो 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल पर निर्धारित होते हैं। अब चलिए फ्रेंड, मैं एक एक चीज़ के बारे में बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहला है वह कस्टमर फोकस है। जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें आप कस्टमर पर फोकस करते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को यूज करेगा या नहीं, ये बहुत ही मायने रखता है। दूसरा है लीडरशिप। तीसरा है एंगेजमेंट ऑफ पीपल। चौथा है प्रोसेस अप्रोच, जो आप प्रोडक्शन करते हैं उसको आपको अप्रोच करने की तीव्रता होनी चाहिए। पांचवा है इम्प्रूवमेंट, आपके प्रोडक्ट में कोई कमियां आती हैं तो उनको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तीसरा है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग और चौथा है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, इनमें आपके कस्टमर के साथ कैसे रिलेशन होने चाहिए वो क्वालिटी नंबर 7 आपको बताता है। तो फ्रेंड, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ISO 14000 इज स्टैंडर्ड फॉर। ISO 14000 किसके लिए है? ऑप्शन है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली। ऑप्शन बी है गाइडेंस ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन सी है रिस्क मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस। ऑप्शन डी है क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट। तो फ्रेंड, जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ये। फ्रेंड, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ये, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली। अब चलिए फ्रेंड, मैं ISO 14000 के बारे में बताता हूँ। फ्रेंड, ISO 14000 एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधक मानकों, गाइड व तकनीकी रिपोर्टों की एक श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसमें हम कैसे पर्यावरण को इफेक्टिव, पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों को कैसे प्रभावी व तत्कालिक बना सकते हैं, यूजफुल बना सकते हैं, उसके बारे में चर्चा किया जाता है, उसके बारे में गाइडलाइंस जारी किया जाता है। क्योंकि फ्रेंड, पर्यावरण हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है। ओके फ्रेंड, अब चलिए फिर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और बता देता हूँ।
ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, अलाइंस एक्स्ट्रा हो गई है, तो आप इसको कट कर दिया जाएगा जब आपको PDF दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, कुछ और ISO हैं उनका भी यूज किया जाता है, तो मैं बता देता हूँ कि इनका यूज किस प्रणाली के लिए किया जाता है। जैसे फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है ISO 14 का यूज इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किया जाता है, अर्थात पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए। उसके अतिरिक्त है फ्रेंड्स ISO 26000, इसका यूज गाइडेंस ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, अर्थात सामाजिक जिम्मेदारी के लिए। इसमें सामाजिक जिम्मेदारी के लिए गाइडलाइंस दी जाती हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है ISO 31000, इसका यूज रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस के लिए किया जाता है, जोखिम प्रबंधन सिद्धांत और निर्देशों पर मार्गदर्शन के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो आवाज़ थोड़ा डिसबैलेंस कर रही होगी, तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। चलिए फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया होगा, मैं आशा करता हूँ। फ्रेंड्स इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप मिशन टेक को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से फ्रेंड्स आपको सारी PDF एक साथ मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।